Hello student, I am Vishal Singh Solanki from Ideal Institute of Pharmacy, Maharashtra. Today's topic is impurity in pharmaceutical analysis. और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इम्प्योरिटी, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग एंड रेफरेंस. इम्प्योरिटी सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्प्योरिटी क्या होती है. इम्प्योरिटी डिफाइन इज फोरगेन पार्टिकल दैट अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस. किसी भी प्योर सब्सटेंस में कोई भी एडिटिव्स आके ऐड हो जा रहा है जो कि सब्सटेंस से रिलेटेड ही नहीं है, तो उसकी प्योरिटी को क्या कर दे रहा है, वो अफेक्ट कर दे रहा है. वो इम्प्योर हो जा रहा है हमारा जो प्योर सैंपल था या प्योर सब्सटेंस था. तो वो कंडीशंस हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन से रिएक्ट कर ले या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिएक्ट कर ले, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है. या फिर हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन से रिएक्ट करके वो डिग्रेडेशन हो गया हो उसका या किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये सारी इम्प्योरिटी के अंतर्गत आएगी. ठीक है, व्हाट इज इम्प्योरिटी? लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट ऑफ द स्लाइड. इम्प्योरिटी आर केमिकल सब्सटेंस इनसाइड अ कन्फाइंड अमाउंट ऑफ लिक्विड, गैस और सॉलिड. यदि हम इम्प्योरिटी की बात करें तो इम्प्योरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड, गैस और सॉलिड फॉर्म में, जो कि हमारे प्योर सब्सटेंस को अफेक्ट कर सकती है, विच डिफर फ्रॉम द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल और कंपाउंड. ठीक है, कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन, उससे बिल्कुल डिफर होगी. इन्वायरमेंटल कंडीशन से रिएक्ट करके वो किसी इन्वायरमेंटल गैसियस या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस या किसी भी लिक्विड के कांटेक्ट में आ गया. जैसे कि एटमॉस्फेयर में हम मॉइस्चर की बात करें, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आ रहा है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन हो जा रही है, उसकी प्योरिटी पे फ़र्क पड़ रहा है. Impurity in pharmaceuticals are unwanted chemical that remain with a active pharmaceutical ingredient or developed during the formulation. जब भी हम कोई भी फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के अलावा जो हमारे पास प्योर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, यदि उसमें कुछ इम्प्योरिटी आ गई और हमने उसको डेवलप कर दिया, तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स हो कर सकता है. जो कंज्यूमर होगा वो उसको कंज्यूम करेगा तो वो कुछ ना कुछ हो सकता है कि साइड रिएक्शन का फॉर्मेशन हो जाए, या जो एपीआई है उसका डिग्रेडेशन हो जाए एनवायरमेंटल कंडीशन से रिएक्ट करके, या किसी और केमिकल से वो रिएक्ट करके, या हो सकता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले. मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की वजह से, या जब हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म की, तब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से उसमें कुछ इम्प्योरिटी हो सकती है, इम्प्योरिटी डेवलप हो सकती है. तो इन सब चीज़ों को वैसे हम कंट्रोल करते हैं हर एक स्टेज पे, इसलिए इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स या टेस्टिस हम फॉलो करते हैं. द प्रेजेंस ऑफ दीज अनवांटेड केमिकल इवन इन स्मॉल अमाउंट में इन्फ्लुएंस द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. अब हम बात करते हैं कि ये इम्प्योरिटी बिल्कुल अफेक्ट करती है सेफ्टी पर्पज़ से या एफिकेसी पर्पज़ से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की. इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यदि हमें मैन्युफैक्चर करना है, जो भी हम डोजेस फॉर्म वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमें हर एक स्टेज पे उसके पर्टिकुलर जो इम्प्योरिटी है उसके टेस्ट हमें लगाने पड़ते हैं, तभी जाके हमारा सेफ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन या जो भी हम प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारा डेवलप होगा. आगे चलते हैं हम. इंट्रोडक्शन. इम्प्योरिटी आर आइदर नेचुरली अकरिंग और एडेड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ केमिकल और कॉमर्शियल प्रोडक्ट. इम्प्योरिटी नेचुरल, कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन से रिएक्ट करके उसमें डिग्रेडेशन हो सकता है हमारे प्योर मटेरियल में, तो वहाँ से इम्प्योरिटी ऐड हो सकती है. इन्वायरमेंटल हो सकता है, कोई भी केमिकल की इम्प्योरिटी जो कि साथ में रखे हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से वो भी कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंटली भी और एक्सीडेंटली उसमें ऐड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्योरिटी कॉज कर सकता है वहाँ पे. ड्यूरिंग प्रोडक्शन इम्प्योरिटी में भी पर्पजली, एक्सीडेंटली, इंसिडेंटली एडेड इनटू द सब्सटेंस. एक्सीडेंटली हो सकता है, पर्पज फुल हो सकता है कि हम एक किसी एनोदर इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम कोई केमिकल मटेरियल उसमें ऐड करते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो जो केमिकल मटेरियल हमने ऐड किया है तो वो भी कुछ अमाउंट में उसमें रिमेनिंग रह गया, तो वो भी एज अ इम्प्योरिटी की तरह वहाँ पे काम करेगा. इम्प्योरिटी डिफाइंड एज फोरगेन पार्टिकल दैट अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस. फोरगेन पार्टिकल दैट ब्रिंग अबाउट एडवर्स और टॉक्सिक रिएक्शंस. जो फोरगेन पार्टिकल है या जो अदर देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, कोई भी मटेरियल उसमें ऐड हुआ है, तो वो एडवर्स रिएक्शन कॉज कर सकता है हमारी बॉडी में. जब हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो एडवर्स रिएक्शन या कोई साइड रिएक्शन शो कर सकता है. व्हेन द प्रेजेंट इन एक्सेस बियॉन्ड देयर लिमिट. अब हम लिमिट भी परफॉर्म करते हैं, लिमिट टेस्ट भी हम फॉलो करते हैं कि जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, फॉर एग्जांपल लेड, हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, क्लोराइड्स, इनकी एक लिमिट हमने डिसाइड की हुई है. उस लिमिट से यदि वो ज़्यादा होती है तो टॉक्सिक नेचर होता है, लेकिन यदि उस लिमिट से कम है तो वो टॉक्सिक नेचर शो नहीं करते. इसलिए हम हर एक स्टेज पे यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं कि भाई उसमें कोई इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी तो प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, उसके लिए हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं. लिमिट टेस्ट नेम से इंडिकेट कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक लिमिट डिसाइड करेगा, और ये एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है. इम्प्योरिटी विच में नॉट कॉज टॉक्सिक इफेक्ट बट ब्रिंग अबाउट डिटोरेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ केमिकल.
अब कई बार क्या होता है कि इम्प्योरिटी टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं करती है, बट जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है तो उसको कहीं ना कहीं उसकी जो एक्टिविटी है उसको कम कर देती है। या फिर हमें पता है कि 500 mg पैरासीटामोल टेम्परेचर को कम करता है, लेकिन यदि उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, 400-300 हो जाता है, तो फिर उसकी एक्टिविटी में कमी हो जाएगी। एग्जाम्पल, हार्ड सोप कंटेनिंग एक्सेस ऑफ वाटर। इम्प्योरिटी कंट्रोल, वाई इट नेसेसरी, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी एंड एफिकेसी पर्पस से हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो इम्प्योरिटी है या जो डिग्रेडेशन फॉर्मेशन होगा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या हम डोजेस फॉर्म में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि वो साइड इफेक्ट या साइड रिएक्शन कॉज कर सकता है। इसलिए नेसेसरी टू इंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस। इसलिए हमें प्योर सब्सटेंस प्योरिटी डिटर्मिनेशन कंपलसरी है। आगे चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का क्लासिफिकेशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नेम, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड ICH गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन नेम के अकॉर्डिंग बात करें। बाई प्रोडक्ट, जब भी हम उसको सिंथेटिक रूट से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कई बार कि बाई प्रोडक्ट उसमें फॉर्मेशन हो जाए, या फिर जो भी हम रिएक्टेंट है रिएक्टेंट उसमें रिमेनिंग रह जाता है, तो बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ठीक है, अब कई बार डिग्रेडेशन हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन से, उसने रिएक्ट करके एनवायरमेंटल पॉल्यूएंट या एनवायरमेंटल गैस या मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करके वो डिग्रेडेशन हो सकता है उस पर्टिकुलर API में, या तो वो प्योरिटी को डिफेक्ट कर सकता है। इंटरेक्शन प्रोडक्ट वही सेम डिग्रेडेशन कॉज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट की हम बात करें तो जब भी हम कोई भी सिंथेटिक रूट से किसी भी केमिकल को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी केमिकल को सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो जो उसमें इंटरमीडिएट उसमें रिमेनिंग रह गया तो वो भी यहाँ पे इम्प्योरिटी की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। रिलेटेड प्रोडक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इम्प्योरिटी आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इम्प्योरिटी इन ऑफिशियल आर्टिकल, ऑर्डिनरी इम्प्योरिटी, ऑर्गेनिक वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। According to ICH guideline, ICH technology, International Conference of Harmonization, impurity are divided into 3 different categories. Organic impurity may arise during the manufacturing process and drug-related impurities. Inorganic impurities and residual solvent. Organic impurity may arise during the manufacturing process and storage of the drug substance may be identify or unidentified, volatile or non-volatile and may include। ठीक है, जब भी हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हम जब उस पर्टिकुलर केमिकल की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, तो उसके टाइम पे वो अराइज हो सकती है, उसमें ऐड हो सकती है उस पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस में, और वो इम्प्योरिटी आइडेंटिफाइड भी होती है, अनआइडेंटिफाइड, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल नेचर की भी हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कौन कौन सी इम्प्योरिटी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में ऐड हो सकती है। स्टार्टिंग मटेरियल और इंटरमीडिएट। सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल, जो भी हम रिएक्टेंट उस सिंथेसिस पर्टिकुलर सिंथेसिस में यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें ऐड हो सकती है और फिर यहाँ पे बिहेव करेगी वो एज अ इम्प्योरिटी। और इंटरमीडिएट जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं, बाय प्रोडक्ट किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन से रिएक्ट करके हो सकता है कि उसका डिग्रेडेशन हो गया हो या किसी साइड रिएक्शन हो गई हो। जब भी हम रिएक्टेंट से रिएक्शन कर रहे हैं, इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट रिएक्ट करके वहाँ पे कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन कर लेते हैं, और डिग्रेडेशन कई बार जो है स्टोरेज के टाइम पे डिग्रेडेशन फॉर्मेशन हो जाता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, या फिर कोई भी 2 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, 2 केमिकल हमने साथ में रखे हुए हैं वेयर हाउस में स्टोरेज किया हुआ है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से वो थोड़ा बहुत केमिकल उसमें ऐड हो जाए, तो उस वजह से भी फॉर्मेशन हो सकता है इम्प्योरिटीज़ का, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। जब बात करते हैं हम सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, कौन कौन से सोर्स हैं जिससे इम्प्योरिटी डेवलप हो सकती है। रॉ मटेरियल, ठीक है, जब भी हम रॉ मटेरियल की बात करें, रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी डेवलप हो सकती है। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड है रिएजेंट यूज, जो भी हम रिएजेंट यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रिएजेंट यूज्ड इन एलिमिनेट इम्प्योरिटी, सॉल्वेंट यूज्ड, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। ठीक है, तो इन सब की वजह, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो रही है, तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड, कंटामिनेशन फ्रॉम मैटर, क्रॉस कंटामिनेशन बाय माइक्रोब्स, एरर इन मैन्युफैक्चरिंग, एरर इन स्टोरेज एंड पैकिंग, इन स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और इन कंपैटिबिलिटी की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, रिएक्शन विद कंटेनर और टेम्परेचर।
रॉ मटेरियल, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल से। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस आर आइदर आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स और सिंथेटिक। ठीक है, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की हम बात करें तो दो ही सोर्स मेनली जहाँ से आजकल, लेकिन हम सिंथेटिक सोर्स पे ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि सिंथेटिक सोर्स में हम बल्क में किसी भी केमिकल को सिंथेसाइज कर सकते हैं, और हम नेचुरल सोर्स से भी ऑब्टेन करते हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, या फिर हम उसको केमिकल स्टार्टिंग मटेरियल, ये दो रूट से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं से इम्प्योरिटी हो सकती है जब भी हम स्टोरेज कंडीशन कर रहे हैं, और यदि नेचुरली ऑब्टेन कर रहे हैं, नेचुरली में ज़्यादातर हो सकते हैं, उसमें कंटामिनेशन हो सकता है। इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद द रॉ मटेरियल में बी कैरिड थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। और हमने नेचुरल सोर्स से कोई भी मटेरियल चूज़ किया है, या फिर सिंथेटिक रूट से भी हम कर रहे हैं, उसमें कोई यदि इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो अफेक्ट करेगा जो हम फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहाँ तक अफेक्ट करेगा। ठीक है, रॉक, फॉर एग्जाम्पल रॉक साल्ट यूज टू द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कंटामिनेटेड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी, सो दैट द सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर फ्रॉम रॉक साल्ट विल डेफिनेटली सर्टेन ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड इम्प्योरिटी। आगे चलते हैं, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड इम्प्योरिटी जो अराइज हो सकती है फ्रॉम मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्टिकुलर केमिकल, पर्टिकुलर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। द प्रोसेस और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इंट्रोड्यूस न्यू इम्प्योरिटी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का जो मेथड है उससे न्यू इम्प्योरिटी अराइज हो सकती है, कोई इंटरमीडिएट हो जाए, या फिर हो सकता है कि जो रिएक्टेंट है वो उसमें रिमेनिंग रह जाए, तो वो इम्प्योरिटी की कैटेगरी में आ जाता है, ड्यू टू इम्प्योर रिएजेंट। क्योंकि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले रॉ मटेरियल हम ऑब्टेन कर रहे थे नेचुरली और सिंथेटिक रूप से, और जो नेचुरली ऑब्टेन करते हैं उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू इम्प्योर रिएजेंट, कैटालिस्ट एंड सॉल्वेंट। अब कई बार क्या होता है कि हम एक कैटालिस्ट, एक मीडियम यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो वो कैटालिस्ट भी यदि उसमें रिमेन रह जाता है, सॉल्वेंट कुछ रेसिडुअल रह जाता है, तो हम उसको एज अ इम्प्योरिटी की तरह काउंट करेंगे। रिएक्शन बेसल, कई बार क्या होता है कि रिएक्शन जिस पर्टिकुलर मटेरियल का बना होता है उसमें से कुछ प्रोडक्ट लीक हो जाता है। जनरली हमें ये सब चीज़ें स्टोरेज के टाइम पे देखने को, हमने किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है हमारा, हमने स्टोर किया हुआ है किसी एक कंटेनर में, तो हो सकता है कि वो कंटेनर का कुछ मटेरियल उसमें रिलीज़ हो सकता है, तो इस वजह से भी इम्प्योरिटी कॉज हो सकती है। एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट एम्प्लॉयड बैरियस स्टेज, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि रिमेन रह गए हैं, तो उस वजह से भी इम्प्योरिटी यहाँ पे कॉज हो रही है। आगे चलते हैं, रिएजेंट एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यदि हम मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट है इसमें रिएजेंट एम्प्लॉय इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन सॉल्युबल एल्कली एज अ इम्प्योरिटी। अब हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, सॉल्युबल एल्कली इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है। एनाइन लाइक क्लोराइड एंड सल्फेट आर कॉमन इम्प्योरिटी इन मैनी सब्सटेंस बिकॉज ऑफ यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिस्पेक्टिवली। हम क्या यहाँ पे क्या करें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं, तो कॉमन जो क्लोराइड है, सल्फेट है, इनकी इम्प्योरिटी यहाँ पे हमें ज़्यादातर देखने को मिल रही है। ठीक है, जब भी हम कोई रिएजेंट यूज़ करें, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम में यदि हमें कोई केमिकल को सिंथेसाइज करना है तो उसकी जो ट्रेसेस हैं वो उसमें रह जाते हैं, क्लोराइड या सल्फेट ट्रेसेस रह जाते हैं। ठीक है, तो उसकी हमने अभी बात की थी कुछ देर पहले कि लिमिट टेस्ट, उसके लिए हम क्या लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्लोराइड स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड कंटेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसके लिए हम एक लिमिट डिसाइड की हुई है, उस लिमिट के ज़्यादा होता है तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कॉज कर सकता है। आगे चलते हैं, बैरियम आयन में भी इम्प्योरिटी इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यदि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यहाँ पे एज अ रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे बैरियम हमें देखने को मिल सकता है इम्प्योरिटी, एज अ इम्प्योरिटी रिएजेंट यूज टू एलिमिनेट अदर इम्प्योरिटी। कई बार हम क्या करते हैं, कोई यदि इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए हम कोई रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं और वो रिएजेंट उसमें रिमेन रह जाता है, कुछ स्ट्रेसेस में उसमें प्रेजेंट रह जाता है, तो वो भी वर्क करेगा वहाँ पे इम्प्योरिटी की तरह। बैरियम इज़ यूज टू रिमूव सल्फेट फ्रॉम पोटेशियम ब्रोमाइड। जैसे फॉर एग्जांपल बैरियम को हम यूज़ करते हैं सल्फेट को बैरियम इज़ यूज टू रिमूव सल्फेट फ्रॉम पोटेशियम ब्रोमाइड से सल्फेट को रिमूव करने के लिए हम बैरियम का यूज़ करते हैं, विच कैन बी फाउंड इटसेल्फ बैरियम एज अ इम्प्योरिटी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस।
सॉल्वेंट, अभी बात की थी हमने रेसिड्यूअल सॉल्वेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एम्प्लॉय इन द प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट में ऑल्सो रिजल्ट इन द कंटामिनेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। यदि कोई स्मॉल अमाउंट में सॉल्वेंट रह जाता है, वाटर या वाटर मिसिबल टाइप लिक्विड रह जाता है, तो क्या होता है कि वाटर की प्रेजेंस में बहुत सारे बैक्टीरियल की ग्रोथ हो जाती है उसमें, ठीक है, तो इससे प्रोडक्ट के डिग्रेडेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या कोई भी रेसिडुअल सॉल्वेंट यदि उसमें रह जाता है तो वो भी यहाँ पे इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा, वो कंटामिनेशन कर देगा हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या फार्मास्यूटिकल पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म हमने प्रिपेयर किया हुआ है। वाटर इज अ चीफेस्ट सॉल्वेंट विच कैन बी मेजर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी एज इट कंटेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी लाइक कैल्शियम, क्योंकि वाटर में हम देखते हैं कि यदि टेप वाटर उठा के देखें बहुत सारे आयंस उसमें प्रेजेंट रहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट्स एंड एटसेट्रा, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये एक सोर्स हो सकता है, मेजर सोर्स हो सकता है इम्प्योरिटी का। स्पेसिफिक हम सॉल्वेंट की हम बात करते हैं तो क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डीमिनरलाइज करते हैं सबसे पहले वाटर को, फिर हम इसका यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए या कोई भी डोजेस फॉर्म हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इंटरमीडिएट्स, समटाइम एन इंटरमीडिएट सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंटेन द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है कई बार हमने इंटरमीडिएट उसमें रिमेन रह जाते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, तो वो भी यहाँ पे इम्प्योरिटी कॉज करते हैं। सोडियम ब्रोमाइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमाइड इन द स्लाइटली इन एक्सेस, तो वो यहाँ पे काम करेगा कि इसकी तरह इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा। 6 सो NaOH प्लस 3Br2 की हम यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं, NaBr2O3, ठीक है, प्लस 5 NaBr, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पे बन गया। लेकिन हमें क्या, हमारा प्रोडक्ट क्या है, सोडियम ब्रोमाइड। द सोडियम ब्रोमाइड एज इंटरमीडिएट है, द सोडियम ब्रोमाइड एंड इंटरमीडिएट प्रोड्यूस इज रिड्यूस टू सोडियम ब्रोमाइड बाय हीटिंग द रेसिड्यू विथ चारकोल। if sodium bromide is not completely converted to sodium bromate is not completely converted to sodium bromide, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सोडियम ब्रोमाइड हमें फॉर्मेशन करना है, लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जा रहा है, सोडियम ब्रोमेट, ठीक है, सोडियम ब्रोमेट फॉर्मेशन हो जा रहा है और वो कम्प्लीटली सोडियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वो कुछ अमाउंट में सोडियम ब्रोमेट रह जा रहा है, तो वो यहाँ पे इम्प्योरिटी की तरह रह जाएगा हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, और जो कि फर्दर हमें कोई प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करना है तो वो वहाँ पे अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम कोई भी फार्मास्यूटिकल या किसी भी केमिकल को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। एटमॉस्फेरिक में कंटेंट डस्ट, एल्यूमिनियम, सल्फर या कोई भी केमिकल कंपाउंड की डस्ट हो सकती है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, एंड सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि इजीली क्या कर सकती है कि किसी भी जो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं उससे इजीली रिएक्ट कर सकती है और वो उसका डिग्रेडेशन, कंटामिनेशन कॉज कर सकती है। दीज में कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, यदि हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है कि एब्जॉर्ब कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगी और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड। थर्ड, इम्प्योरिटी सोर्स। इफ़ मैन्युफैक्चरर इज एबल टू कंट्रोल एंड चेक इम्प्योरिटी फ्रॉम द ऑल above mentioned source, there exists contain manufacturing hazard which can be lead the product contamination। मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। Contamination from the particulate matter, the unwanted particulate matter can arise by accidentally introduce or dirt or glass, porcelain, plastic or metallic fragment from सीप, ग्रेनुलर, टैबलेटिंग एंड फिलिंग मशीन्स एंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड की बात करेंगे, जो भी हम कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम मशीनरी यूज़ करते हैं। मशीनरी का कुछ हो सकता है कि कुछ मेटालिक मशीनरी है या हम सीप का वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या पोर्सलिन हम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ मटेरियल उसमें क्या हो सकता है कि रिलीज़ हो जाए, हमारे फिनिश प्रोडक्ट में रिलीज़ हो गया तो वो वहाँ पे इम्प्योरिटी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट कैन अकर बाय एयरबॉर्न डस्ट अराइजिंग आउट ऑफ हैंडलिंग ऑफ पाउडर, ग्रेनुल्स एंड टैबलेट इन द बल्क। अब क्रॉस कंटामिनेशन क्या हो रहा है, कोई भी दो प्रोडक्ट को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं आसपास में, तो वो क्या हो सकता है कि उसकी जो डस्ट है, पाउडर की जो डस्ट है या
किसी भी केमिकल की डस्ट है वो आपस में मिक्स हो जा रही है और वहाँ पे फिर कंटामिनेशन कॉज कर दे रही है, उसी को हम बोलते हैं क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इफ़ टू और मोर प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर इन सेम टाइम दिस टाइप ऑफ कंटामिनेशन इज पॉसिबल। ठीक है, जिस वजह से ये कंटामिनेशन हो सकता है हमारा। कंटामिनेशन बाय माइक्रोब्स मैनी प्रोडक्ट लाइक लिक्विड प्रिपरेशन एंड क्रीम, स्पेशली हम बात करें लिक्विड प्रिपरेशन जिसमें वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें इजीली कंटामिनेशन हो सकता है। माइक्रोब्स उसमें क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। इंटेंडेड फॉर द टॉपिकल प्रिपरेशन लायबल टू कंटामिनेट बाय माइक्रोब्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। एटमॉस्फेयर से वो कंटामिनेशन हो सकता है, एटमॉस्फेयर में माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं और वो इजीली कंटामिनेट कर सकते हैं फॉर्मुलेशन को। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंजी, एल्गी एटसेट्रा कैन कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मुलेशन में प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए, जो कि प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन को। फॉर एग्जांपल अल्कोहल हम यूज़ करते हैं, सेल्फ प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। इसलिए जो भी लिक्विड प्रिपरेशन में है, लिक्विड प्रिपरेशन में हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई भी सिरप में हम अल्कोहल यूज़ करते हैं। अल्कोहल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पे एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर रहा है। उसके अलावा जैसे कि कॉस्मेटिक प्रिपरेशन की हम बात करें, क्रीम्स में हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेंज हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंटामिनेशन से बचाने के लिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाने के लिए या उसकी सेल्फ लाइफ को स्टेबल करने के लिए। एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समटाइम in a liquid preparation there are incomplete solution of the solute, error on the efficiency of mixing, filling, tableting, sterilization etc arise impurity in the final product। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी भी अराइज हो सकती है, जैसे कि हमने मिक्सिंग की, फिलिंग की, टैबलेटिंग, स्टरलाइजेशन, हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और लिक्विड प्रिपरेशन है, तो लिक्विड प्रिपरेशन में कुछ सॉल्यूट, उसके जो टैबलेट है, मशीनरी की हम बात कर रहे हैं, वो उसमें ऐड हो सकते हैं और जिससे इम्प्योरिटी कॉज हो सकती है। एरर इन द पैकेजिंग, सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट सच एज टैबलेट्स ऑफ द सेम साइज, शेप एंड कलर पैक्ड इन सिमिलर कंटेनर। ठीक है, ये भी चांसेस हैं एरर इन द पैकेजिंग। टैबलेट क्या होता है, जब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो बहुत सारी टाइप की टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, एक ही शेप, साइज़ और कलर की 2 API की टैबलेट यदि एक ही टाइम में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो हो सकता है कि उसमें क्रॉस लेबलिंग हो जाए। ठीक है, क्रॉस लेबलिंग की वजह से ये एरर कॉज हो सकता है। सिमिलर कंटेनर भी लगभग उसके हैं, कैन बी रिजल्ट इन मिस लेबलिंग ऑफ आइदर और बोथ ऑफ द प्रोडक्ट। मिस लेबलिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इनस्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, अब हम फाइनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। केमिकल इनस्टेबिलिटी या केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, इम्प्योरिटी कैन अराइज ड्यूरिंग स्टोरेज बिकॉज ऑफ केमिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। केमिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्योरिटी अराइज हो रही है। कोई भी केमिकल इनस्टेबिलिटी वहाँ पे फॉर्मेशन हो जा रही है किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन से रिएक्ट करके या फिर कंटेनर से रिएक्ट करके, वो कुछ ना कुछ जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जा रही है, तो उसको हम केमिकल इनस्टेबिलिटी बोल रहे हैं। मैनी फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन विद स्टोरेज एंड इनएडिक्वेट प्लेस और इनएडिक्वेट एनवायरनमेंट। तो इस कंडीशन में यदि हमारा कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट स्टोर है तो उस वजह से भी यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी और इनस्टेबिलिटी फॉर्मेशन हो सकता है। द केमिकल डिकम्पोजिशन इज ऑफन कैटालाइज्ड बाय लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। ट्रेसेस, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि फोटो सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हम उसको स्टोर करने के लिए अम्बर कलर्ड ग्लास का यूज़ करते हैं। ट्रेसेस ऑफ एसिड और एल्कली, ट्रेसेस ऑफ मेटालिक इम्प्योरिटी, एयर ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, तो ये सारी क्या कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं उस मटेरियल को, इसलिए हमें प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन उसको तैयार पड़ती है। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, एक बार क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। फार्मास्यूटिकल में अंडरगो चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग स्टोरेज। टेम्परेचर, जैसे कि मान लेते हैं यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से एक्सपोज्ड हो रहा है कोई मटेरियल तो वो उसमें डिग्रेडेशन कॉज हो सकता है। दिस कैन बी चेंज इन द क्रिस्टल साइज एंड शेप, सेडिमेंटेशन, एग्लोमेरेशन एंड क्रैकिंग ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल। किसी भी सस्पेंशन की हम बात करें, सस्पेंशन बनी हुई है तो उसके जो पार्टिकल उसमें क्रैकिंग फॉर्मेशन हो जा रहा है, सेडिमेंटेशन हो जा रहा है, कई बार बहुत लंबे टाइम से रखा हुआ है तो उसमें सेडिमेंट हार्ड केक में फॉर्मेशन हो जाए, एग्लोमेरेशन फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है, और क्रिस्टल की साइज़ है, शेप है, उसमें चेंजेस आ जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल। कंटेनर से यदि कोई रिएक्शन कर ले रहा है और वहाँ पे कहीं ना कहीं इनकम्पैटिबिलिटी या
इनकम्पैट इनस्टेबिलिटी का फॉर्मेशन कर लेता है। पॉसिबल ऑफ रिएक्शन बिटवीन द कंटेनर मटेरियल एंड द कंटेंट कैन बी पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। प्रिपरेशन ससेप्टिबल रिएक्शन विथ मेटल सरफेस, सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट मस्ट नॉट बी पैक्ड इन मेटल ट्यूब्स। क्यों पैक नहीं कर सकते? क्योंकि जो एसिड ग्रुप है उसका वो इजीली रिएक्ट कर लेता है मेटल से, मेटालिक ट्यूब जो हम यूज़ करते थे पहले। प्लास्टिक कंटेनर एंड क्लोजर्स हैव टेंडेंसी टू गिव अनडिज़ायरेबल एडिटिव्स, ठीक है। वो अनडिज़ायरेबल एडिटिव्स की वजह से क्या होता है, वो रिलीज़ होने लगते हैं जो प्लास्टिक में मटेरियल, प्लास्टिक कंटेनर में जो मटेरियल हमने यूज़ किया हुआ। एडिटिव सच एज प्लास्टिसाइजर पर्टिकुलर इन प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट प्लास्टिसाइजर की प्रेजेंस में ये कहीं ना कहीं जो मटेरियल, प्लास्टिक में जो मटेरियल है वो लीक होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर। द रेट ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन एंड फिजिकल चेंजेस ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। द रेट ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन एंड फिजिकल चेंजेस, अब टेम्परेचर से एक्सपोज हो रहा है यदि हमारा मटेरियल हमने स्टोर किया हुआ है तो वो उसमें कुछ डिकम्पोजिशन होने लगती है, प्रोडक्ट है वो, क्योंकि प्रोडक्ट को एक इन्वायरमेंट चाहिए, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट स्टोरेज के लिए, तभी वो अपनी सेल्फ लाइफ तक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकेगा। द ससेप्टिबल सब्सटेंस में हैव टेम्परेचर स्टोर requirement assigned to them in order to protect them against undesirable decomposition। अनडिज़ायरेबल डिकम्पोजिशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक उसको स्पेसिफिक जो स्टोरेज कंडीशन है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कोई भी केमिकल सब्सटेंस की हम बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, हम बात करते हैं इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट हो सकता है किसी भी केमिकल में, किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट पे। इम्प्योरिटी हैविंग टॉक्सिक इफेक्ट में बी इंजूरियस टू द हेल्थ इट प्रेजेंट एबव सर्टेन लिमिट। यदि एक सर्टेन लिमिट से एबव में यदि कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, रेसिडुअल सॉल्वेंट, इंटरमीडिएट, बाय प्रोडक्ट, कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो तो वो हमारी हेल्थ के लिए टॉक्सिक हो सकती है। यदि हम कंज्यूम करें, उसको रेगुलरली कंज्यूम करें तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट कॉज होने लगे। ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी में एक्सर्ट कम्युलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है। कुछ टाइम बाद हाँ, यदि हम उसको लगातार ले रहे हैं तो इम्प्योरिटी को हम लगातार ले रहे हैं उसको, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट दे सकती है एक सर्टेन टाइम के बाद। इम्प्योरिटी में लोअर द एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटेंस, यदि कोई हमारे पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, उसको लगातार क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, और जो उसकी सेल्फ लाइफ है उसको कम कर देगा। इम्प्योरिटी में कॉज इनकम्पैटिबिलिटी विद अदर सब्सटेंस, और अदर सब्सटेंस के साथ इनकम्पैटिबिलिटी भी फॉर्म करती है इम्प्योरिटी, जिससे वो हमारा मटेरियल वो डिग्रेडेड हो सकता है। इम्प्योरिटी में कॉज अ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द प्रॉपर्टी द सब्सटेंस, केमिकल और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म कर सकती है। सो मेकिंग द सब्सटेंस मेडिसिनली यूजलेस, जिस वजह से क्या हो जाता है, वो जो सब्सटेंस है मेडिकली यूजलेस हो जा रहा है, फिर उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा यदि वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया, किसी और प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है, और कई बार वो साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकता है यदि डिग्रेडेशन हो गया किसी और कंपाउंड में। मे कॉज चेंज इन कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। यदि हम फिजिकली चेंज की बात करें तो उसका जो कलर है, टेस्ट है या कंसिस्टेंसी है, उसमें भी चेंज हो जाता है इम्प्योरिटी की वजह से। टेस्ट ऑफ प्योरिटी, अब हम बात करेंगे प्योरिटी के लिए हम क्या क्या टेस्ट फॉलो कर सकते हैं। फार्माकोपिया इज अ स्टैंडर्ड बुक दैट प्रिस्क्राइब टेस्ट ऑफ प्योरिटी फॉर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस टू चेक देयर फ्रीडम फ्रॉम अनडिजायर्ड इम्प्योरिटी, जिसमें अनआइडेंटिफाई इम्प्योरिटी की यहाँ पे लिमिट डिसाइड है कि यदि इस लिमिट से आगे एक्सेस में है, लिमिट को यदि क्रॉस करती है पर्टिकुलर इम्प्योरिटी तो वो टॉक्सिक हो सकती है हमारी हेल्थ के लिए। फार्माकोपिया विल डिसाइड एंड फिक्स द लिमिट ऑफ टॉलरेंस ऑफ दीज इम्प्योरिटी फॉर सर्टेन कॉमन इम्प्योरिटी फॉर विच फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ प्योरिटी आर। और यदि फार्माकोपिया यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बुक की तरह हम उसको फॉलो करते हैं, हर एक कंट्री की एक स्पेसिफिक फार्माकोपिया होती है। अकॉर्डिंग इंडियन फार्माकोपिया, इंडिया जो भी इम्प्योरिटी है, रिपोर्टेड इम्प्योरिटी है, उसके स्पेसिफिक जो टेस्ट स्पेसिफिकेशन है वो फार्माकोपिया बुक में कंटेन रहते हैं। जैसे कि कलर, ऑर्डर, टेस्ट के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं फिजियोकेमिकल कांस्टेंट, एसिडिटी, अल्कलिनिटी, ह्यूमिडिटी, कैटाइन, एनाइन, एज वैल्यू, आर्सेनिक एंड लेड, लॉस ऑफ ड्राइंग, लॉस ऑफ इग्निशन। तो इसके लिए हम टेस्ट लगाते हैं। जैसे कि कोई इम्प्योरिटी यदि हमारे उसमें प्रेजेंट है, या लॉस ऑन ड्राइंग हम देखें जितना होना चाहिए, या इग्निशन की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, या ह्यूमिडिटी कंडीशन का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, एसिडिटी या अल्कलिनिटी जो कंडीशन है, फिजियोकेमिकल कांस्टेंट, और यदि हम कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करना है तो हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग, हम ये लास्ट है हमारा इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग, हम ये और देख लेते हैं। द डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टराइजेशन एंड क्वांटिटेशन
of identify and unidentify impurity present in the drug substance is known as impurity profile. डिस्क्रिप्शन रहता है उस पर्टिकुलर मटेरियल का, उसमें जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है. करेक्टराइजेशन एंड क्वांटिटेशन ऑफ आइडेंटिफाई और अनआइडेंटिफाई. कुछ इम्प्योरिटी जो है हमें आइडेंटिफाई है, या जो अनआइडेंटिफाई इम्प्योरिटी है ड्रग सब्सटेंस या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या किसी भी केमिकल की प्योरिटी को वो इम्प्योर कर रहे हैं, तो उसको उसकी जो एक प्रॉपर प्रोफाइल है उसको हम इम्प्योरिटी प्रोफाइल कह रहे हैं. एंड रेफरेंस. Thanks. If you have any question, please write on comment box.